हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज है दिनांक 14 सितंबर 2020 और रोज़ की तरह हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल इत्यादि के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एससीएस से समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एससीओ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों जो आपका ऑप्शन इसमें सी है ये बिल्कुल राइट है, इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों भारत ने जापान के साथ जो है एससीओ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये जो एससीओ समझौता है ये भारत और जापान के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दोस्तों जो एससीओ का फुल फॉर्म होता है वो एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट होता है और हिंदी में इसे कहते हैं अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौता। दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिएगा, एससीओ को इंग्लिश में कहते हैं एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट और हिंदी में इसे कहते हैं अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौता। दोस्तों यहाँ जापान की बात आई है तो जापान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों जो जापान के सम्राट हैं उनका नाम नारुहितो है और जो जापान की राजधानी है वो है टोक्यो। दोस्तों अभी अभी यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफ़ा दिया, इसलिए ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे है, यानी चर्चा में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि यूएस ओपन 2020 का खिताब इनमें से किस खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि यूएस ओपन 2020 का खिताब इनमें से किस खिलाड़ी ने जीता है। आप तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन इसमें ए है नाओमी ओसाका, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों नाओमी ओसाका जो है वो जापान की रहने वाली हैं। इन्होंने यूएस ओपन को लेकर कुल तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इन्होंने पिछला ग्रैंड स्लैम जो खिताब है वो 2019 में जीता था और 2018 में इन्होंने यूएस ओपन खिताब जीता था। इन्होंने विक्टोरिया एंजेलिका को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाल ही में संपन्न हुए वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 की विजेता कौन सी फिल्म रही। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि हाल ही में संपन्न हुए वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 की विजेता फिल्म कौन सी रही। दोस्तों जो आपका ऑप्शन इसमें बी है नोमालैंड, आपका ऑप्शन बी नोमालैंड बिल्कुल राइट है। दोस्तों नोमालैंड जो है वो अमेरिका की एक ड्रामा फिल्म है जिसको क्लो झो ने निर्देशित किया है। दोस्तों इस फिल्म को जो है वो वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में गोल्डन लॉयन अवार्ड से नवाजित किया गया है। दोस्तों यहाँ बात आई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 की, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों इसका जो आयोजन है वो इटली के लीडो डी वेनेजिया में हुआ था और इसका आयोजन है वो 2 सितंबर 2020 से 12 सितंबर 2020 के बीच हुआ। और जो इसकी ओपनिंग फिल्म थी वो द टाइज थी और जो क्लोजिंग फिल्म थी उसका नाम था यू केम बैक। दोस्तों जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल है इसकी जो स्थापना है वो 1932 में की गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि हाल ही में डीजीसीए के द्वारा विमान यात्रा के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर बैन लगाया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों डीजीसीए यहाँ नाम आया है तो इसका जो फुल फॉर्म है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन है। दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिएगा, जो इसका फुल फॉर्म है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन है, सॉरी नॉट एसोसिएशन, सिविल एविएशन। एक बार फिर सुन लीजिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो दोस्तों जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों ये जो फैसला लिया गया है वो हाल ही में कंगना रनावत की मुंबई यात्रा के दौरान मची अफरा तफरी के कारण लिया गया है। दोस्तों यहाँ लोगों को फ़ोटो खींचने के लिए भीड़ लग गई थी और वहाँ इसीलिए ये डीजीसीए के द्वारा ये निर्णय लिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाल ही में भारत की किस फिल्म ने फिफ्रेस्की अवार्ड 2020 जीता है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि हाल ही में भारत की किस फिल्म ने फिफ्रेस्की अवार्ड 2020 जीता है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन इसमें डी है सी है
द डिसाइपल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों द डिसाइपल ने ही फिफ्रेस्की अवार्ड 2020 जीता है और यह वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 का ही एक पार्ट था। दोस्तों द डिसाइपल जो है वो ऐसी पहली फिल्म है जिसने पिछले 11 सालों में भारत की तरफ से वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया था। इसके पहले जो फिल्म थी वो 2001 में मानसून वेडिंग थी, जिसने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों जो इसके निर्माता हैं यानी फिल्म मेकर हैं वो चैतन्य तम्हाने हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। दोस्तों T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं, तो आपका ऑप्शन जो है डेवन ब्रावो, ए, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों डेवन ब्रावो जो है वो CPL में त्रिबागो नाइट राइडर की तरफ से खेलते हैं और उसी की तरफ से खेलते हुए इन्होंने जो है 500 विकेट लेने का कारनामा किया है। दोस्तों ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाड़ी हैं और जो IPL में है ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। दोस्तों ये एक सिंगर भी हैं जिन्होंने गाना गाया, अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ था MS धोनी 07, और कुछ बहुत सालों पहले इनका एक गाना रिलीज़ हुआ था चैम्पियन चैम्पियन। तो इस नाते एक गायक भी हैं और एक क्रिकेटर भी हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया का पहला पानी में तैरता हुआ मोबाइल स्टोर किस कंपनी ने बनाया है। दोस्तों पानी में तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग मोबाइल स्टोर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों जो आपका इसमें ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल राइट है। एप्पल ने जो है सिंगापुर में दुनिया का पहला तैरता हुआ जो है मोबाइल स्टोर बनवाया है। दोस्तों यह जो मोबाइल स्टोर है यह पानी में जो है तैरेगा और यह फुटबॉल की आकार का दिखता है। दोस्तों ये मौसम के हिसाब से अपना जो है रंग बदलता रहता है और इसमें जो है लगभग 125 कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों इसका जो नाम है वो एप्पल मरीना बे स्टैंड स्टोर है। दोस्तों इस नाम को याद रखिएगा, जो इसका नाम है वो एप्पल मरीना बे स्टैंड स्टोर है और यह दुनिया का पहला फ्लोटिंग मोबाइल स्टोर है। तो दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस गुरुद्वारे का विदेशी योगदान अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण किया गया है। दोस्तों यहाँ विदेशी योगदान अधिनियम 2010 आया है, तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बहुत बातें जान लेते हैं। दोस्तों यह अधिनियम जो है वो स्वीकृति और विनियमन के उद्देश्य से वर्ष 1976 में विदेशी अंशदान अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया है। दोस्तों इसके तहत जो है राजनीतिक प्रकृति का कोई भी संगठन ऑडियो, वीडियो, विजुअल न्यूज़ या करंट अफेयर्स कार्यक्रम के निर्माण और प्रसारण में लगे किसी भी संगठन को विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर। दोस्तों इसे स्वर्ण मंदिर के भी नाम से जाना जाता है और इसे दरबार साहिब के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो मतलब निर्माण जो इसका आरंभ हुआ था वो दिसंबर 1585 ईस्वी में हुआ था और जो इसका जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ वो अगस्त 1604 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों जो इसके वास्तुकार हैं यानी जो वो स्वर्ण मंदिर के वास्तुकार हैं उनका नाम गुरु अर्जुन देव है। यह गुरु अर्जुन देव और सिख समुदाय के द्वारा बनवाया गया स्वर्ण मंदिर है। दोस्तों जो इसकी नींव है वो एक सूफी संत जो लाहौर के रहने वाले थे, संत मियाँ मीर ने रखी थी। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि US ओपन 2020 का महिला युगल खिताब किसने जीता है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि US ओपन 2020 का महिला युगल खिताब, वहाँ सिंगल की बात थी जिसमें नाओमी ओसाका ने जीता है और यहाँ युगल की यानी जोड़ी की बात हो रही है। तो जो इस आपका ऑप्शन इसमें है वेरा जेनरोवा और लॉरा सिजमंड। दोस्तों ये रूस के रहने वाले हैं और इनको US ओपन विनर के रूप में $4 लाख की पुरस्कार राशि दी गई है।
दोस्तों इससे पहले वेरा जेनरोवा और लॉरा सिजमेंट एक साथ नहीं खेलती थी, इन्होंने मैच से पहले ही खेलना स्टार्ट किया था। दोस्तों जो ये यूएस ओपन है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हो रहा है। दोस्तों यह जो यूएस ओपन है इसको 31 अगस्त से 2020 से 13 सितंबर 2020 के बीच खेला गया है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि जो इसका सिंगल फाइनल है उसमें नाओमी ओसाका ने जीता है, और जो इसका मिक्स्ड डबल फाइनल है वो वेरा जेवेंद्रोवा लॉरा सिजमेंट ने जीता है, दोनों ने मिलकर जीता है, इसलिए यह महिला युगल खिताब हो गया। दोस्तों यह यूएस ओपन का 140वां संस्करण था, और जो इसकी कैटेगरी थी वो ग्रैंड स्लैम थी। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि मुंबई शहर के प्रवासियों की सच्चाई को बयां करने वाले रैप सॉन्ग बम्बई में काबा के निर्देशक कौन है। दोस्तों आप सबने देखा होगा अपने टीवी पे अपने अखबारों में पढ़ा होगा कि लॉकडाउन के दौरान जो है वो शहरों से लौटते हुए जो प्रवासी मजदूर थे उनकी कितनी भीड़ थी। वो हज़ारों किलोमीटर पैदल चले और कई कई दिन भूखे रहे। कईयों के तो चलते चलते पैर भी घिस गए थे, और कई लोगों को हार्ट फेल हो गया, उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये लोग मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों की तरफ ही क्यों आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर जो निर्माता निर्देशक हैं इन्होंने ये ये रैप सॉन्ग बनाया है। ये रैप सॉन्ग जो है टी सीरीज़ प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो है टी सीरीज़ उस पर लॉन्च किया गया है, और इसे अब तक लगभग 40 लाख लोगों ने देखा है। तो दोस्तों जो इसका रैप है वो उसको तो मनोज बाजपेयी ने किया है, और जो इसका जो निर्देशन है वो अनुभव सिन्हा के द्वारा किया गया है। दोस्तों इसमें ये भी दिखाया गया है कि प्रवासी जब कमाने शहर जाते हैं तो उनका सपना क्या होता है, उनके परिवार पे क्या बीतती है, उनके परिवार वाले क्या सोचते हैं। इस लिहाज से दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है कि ये प्रवासियों की बात हो रही है, और हम लोगों ने देख चुका है कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन को हमने अच्छी तरीके से देखा है। तो आप भली भांति वाकिफ़ होंगे कि ये किसी प्रवासी मजदूर के परिवार पर क्या बीतती है, और आपने न्यूज़ देखा होगा कई रेल की पटरियों पर कितनों की लाशें पड़ी हुई थी। इस वजह से मतलब जो है इन्हीं सब बातों को, एक प्रवासी मजदूर के दर्द को इस इस गाने जो जिसका नाम है बम्बई में काबा के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों जो इसके निर्माता निर्देशक हैं वो अनुभव सिन्हा जी हैं, और इन्होंने जो है तुम बिन, रावण और मुल्क और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। दोस्तों इस गाने को जो है पूरी तरह से मनोज बाजपेयी के द्वारा गाया गया है, यानी रैप किया गया है, और मनोज बाजपेयी जो हैं वो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ये बिहार के बेलवा के रहने वाले हैं, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि 14 सितंबर को हम हर साल कौन सा दिन मनाते हैं। दोस्तों आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा कि इसमें उसमें हर साल हर पेपर में कोई ना कोई दिवस के बारे में ज़रूर पूछता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 14 सितंबर को हम हर साल कौन सा दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों जो इसमें आपका ऑप्शन सी है हिंदी दिवस, ये बिल्कुल राइट है। 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 14 सितंबर 1949 को जो हमारी संविधान सभा है ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही हमारी राजभाषा होगी। दोस्तों उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी दिन को हम अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए, और हम अपनी भाषा को कितना महत्व देते हैं ये व्यक्त करने के लिए 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। दोस्तों ऐसा यह भी माना जाता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह थे उनका जो जन्मदिन है वो 14 सितंबर को ही पड़ता है, और इन्होंने जो है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ही लंबा संघर्ष किया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो भी है ये जो जो दोनों तथ्य हैं ये दोनों बिल्कुल राइट हैं। तो आप जो भी ऑप्शन में आएगा आप इनमें से टिक कर सकते हैं। या तो राजेंद्र सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हिंदी दिवस मनाते हैं, या 14 सितंबर 1949 को
संविधान सभा की जो एक मत से जो यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदी भाषा ही हमारी राजभाषा होगी। तो इसलिए हम 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि भारत हाल ही में किस देश की क्रिकेट बोर्ड को उस देश की ओलंपिक समिति ने निलंबित कर दिया है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा कि किस देश की क्रिकेट बोर्ड को उस देश की ओलंपिक समिति के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का जो सरकारी संस्था है स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन एंड ओलंपिक कमेटी, इसने जो है वो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया है। दोस्तों इसके पहले भी दक्षिण अफ्रीका जो है 1969-70 में क्रिकेट से निलंबित हो चुका है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा रंग भेद का जो है नीति फॉलो की जा रही थी। उसके कुछ सालों बाद साल 1991 में जब नेल्सन मंडेला को जेल से आज़ाद कर दिया गया था, तो तत्कालीन जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा जो कुछ सरकारी नीतियाँ थी उनमें कुछ नरमी बरती गई, और उसके बाद से फिर दक्षिण अफ्रीका ने क्रिकेट में वापसी की थी, और फिर एक बार दोबारा जो है ये बैन लग चुका है। तो दोस्तों इस वजह से आईसीसी के द्वारा भी इसमें बैन लगाया जा सकता है, क्योंकि आईसीसी के रूल में ये लिखा है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड में किसी भी सरकारी संस्था का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि किस क्रिकेट बोर्ड को उसकी देश की ओलंपिक समिति के द्वारा निलंबित किया गया। तो दोस्तों वो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन सीरीज़ है यहीं समाप्त होता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के विचार की तरफ कि अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप आईना देख लें। मतलब कहने का ये है कि अगर आप चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि कोई और आपका आकर ज़िंदगी बदलेगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको अपना काम जो है खुद करना पड़ेगा, आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। ये दुनिया जो है उसी को जीता हुआ मानती है जो अपना काम स्वयं करता है। तो दोस्तों आपको अपने लिए खुद लड़ना है, इस ये जो सारी लाइन है इसका मतलब यही है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बोलें और उन्हें सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।